हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए आज का जो सेट है, जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है ये सेशन। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ और सारे प्रश्नों का जो है दोस्तों आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का समय जो है बहुत नज़दीक है। या आप बीपीएससी दे रहे हैं या एस्टेट दे रहे हैं, एस्टेट का आपका पेपर 1 या 2 कुछ भी है, तो दोस्तों आप लोग के लिए प्रश्न जो है यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और रेगुलर जो है सेट प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूँ आपको। तो व्याख्या सहित जो हर किसी का देख रहे हैं आप व्याख्या, तो दोस्तों प्रश्न एक ही रहेंगे, लेकिन साथ में रिलेटेड आपका 2 से 3 प्रश्न जो है आपका क्लियर हर प्रश्न के साथ होते चला ही जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप बने रहिए। और चैनल पे नए या पुराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों रोज का जो है यानी कि डेली का जो सेट प्रैक्टिस है या फिर जो थ्योरी जो लाकर आपको दे रहे हैं, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपका तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली जो प्रश्न है हमारी, तो वो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं हमारा क्या कह रहा है इसमें। पहला प्रश्न है दोस्तों कि नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? ठीक है, नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? तो नी स्वर की श्रुतियों के बारे में पूछा जा रहा है कि नी स्वर को कितनी श्रुतियां दी गई है। तो देखिए नी स्वर को जो है दोस्तों इसकी 2 श्रुतियां हैं। ठीक है, नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? 2 श्रुतियां हैं। कैसे है देखिए दोस्तों, यही तो बात है कि समझाने और बताने का तरीका जो है वो आना चाहिए। और वो तरीका मतलब जो बताते हैं पढ़ाते हैं उनको ये शैली जो है बिल्कुल आनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम स्पष्ट और आसान भाषा में आप लोग को समझाएंगे नहीं, तो फिर वीडियो देखने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों है ना ऐसी बात। तो चलिए, नी स्वर को कितनी श्रुतियां दी गई है, तो कैसे इसको इसको हम निकालते हैं दोस्तों। और केवल नी ही क्यों, और स्वरों के बारे में क्यों नहीं जाने, तो चलिए जान लेते हैं। तो नी स्वर को तो अब पहले आप लोग जानते हैं कि संगीत में कितने 7 स्वर हम लेते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध और नी। देखिए ये आपका नी है। ठीक है, नी स्वर को कितनी श्रुतियां दी गई है? अंत में आपका नी है। ठीक है, देखिए अब हम क्या जान रहे थे, फॉर्मूला वो वाला। वो फॉर्मूला क्या था? 4 3 2 4 4 3 2। अब आप देखिए 4 3 2 4 4 3 2, ये जो है आपका षड्जग्राम का जो फॉर्मूला जो है, चतुश्चतुश्चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। संगीत रत्नाकर में वो फॉर्मूला संगीत रत्नाकर का है। देखिए सा की कितनी श्रुतियां हो गई? 4 हो गई। रे की कितनी हो गई? 3 हो गई। ग की कितनी हो गई? 2 हो गई। म की 4, प की 4, ध की 3 और नी की कितनी श्रुतियां, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है, तो नी की 2 श्रुतियां। तो सारे श्रुतियों जो है आपका वो सारा श्रुतियां जो है क्लियर हो गया। तो बस इसी तरह से जो है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? नी को 2 श्रुतियां दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसा कहा कि एक प्रश्न के साथ जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि समय कम है और समझ भी पाएँ अच्छे से आप और तैयारी भी आपकी अच्छी से हो। तो चलिए, अब तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है? तो षडांग प्रयुक्त होता है किस ताल पद्धति में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणी पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है। थोड़ी सी व्याख्या देखिए। षडांग प्रयुक्त होता है संगीत में ताल का प्रमुख स्थान है। क्या है? संगीत में ताल का जो है वो प्रमुख स्थान है और वास्तव में ताल ही संगीत के प्राण है। अगर प्रश्न बने कि संगीत के प्राण कौन है, तो ताल है। ठीक है, प्रश्न दोस्तों आपको निकाल निकाल कर मैं बताऊंगा। बिल्कुल इसकी टेंशन मत ले, तैयारी जो है आपकी अच्छी से चलेगी। तैयारी जो है दोस्तों मैं पर डे करवा ही रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जिनका भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप सारा देख लीजिए। जो अच्छे से समझाते हैं और बताते हैं और जो आपको समझ में आता है सारा देखिए। और दोस्तों बिल्कुल आपकी तैयारी जो है जैसा कह रहा हूँ वैसे चलेंगे, आपकी बिल्कुल जो है रिजल्ट होने से आपका कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है हमारा क्या है कि तिहाई में एक ही बोल समूह को कितनी बार बजाया जाता है? तो तिहाई में एक ही बोल समूह को कितनी बार बजाया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तिहाई में एक ही बोल समूह को कितनी बार बजाया जाता है? तो आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए तिहाई कह रहा है ये, तो तिहाई में क्या होगा? तिहाई में एक ही बोल समूह को 3 बार ही बजाया जाएगा। तिहाई में कितना? 3 बार। बिल्कुल क्लियर रखना है। तिहाई में कितने? एक ही बोल समूह को कितने बार बजाया जाएगा तिहाई में? तो तिहाई में 3 बार। क्लियर? चलिए, भले ही दोस्तों व्याख्या ज़्यादा बड़ा यहाँ पे दिया गया है, लेकिन समय नहीं लेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको
संक्षिप्त में बिल्कुल आपके माइंड तक हम पहुँचा देंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मतंग में प्रबंध कितने माने हैं? मतंग में यहाँ पे दे रहा है, लेकिन मतंग ने यहाँ पे रखना है। तो मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको 3 दे रहा है, ठीक है? लेकिन ये 369 जो है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये गलत है। ये इसका आंसर नहीं होगा मेरे ख्याल से। मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? तो मेरे ख्याल से ये 49 प्रबंध माने हैं, ठीक है? बाकी ये आप इसको देखिएगा, बाकी कि ये क्या 69 सही है या गलत है, या ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा सही आंसर जो जाएगा वो 49 के साथ जाएगा, ठीक है? मतंग ने जो है, आपके मतंग मुनि जो है, कितने माने हैं? बृहदेशी संगीत में। मतंग की जो पुस्तक है वो क्या है? बृहदेशी उसका नाम है, और बृहदेशी में 49 प्रबंध माने हैं, ना कि 69। आप लोग इसको थोड़ा-सा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? तो कितने मुख्य राग माने गए हैं राग रागनी पद्धति में? दोस्तों, राग रागनी पद्धति में जो है मुख्य राग माने गए हैं आपके 6 माने गए हैं, ठीक है? कितने? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 माने गए हैं, ठीक है? देखिए, इसमें 4 मत हैं, आपको जैसा कि जानते हैं राग रागनी पद्धति वर्गीकरण में, उसमें क्या है? 4 मत हैं। मत कितने हैं? 4 हैं। शिव मत, हनुमत, कृष्ण मत, और ये इस तरह से कितने मत हैं? 4 मत हैं। और देखिए, इसमें जो है किन्हीं ने सबों ने जो है, जितने मत थे सबों ने 6 रागनी ही माने हैं। कितने? 6 रागनियाँ ही, 6 मुख्य राग ही माने हैं, लेकिन रागनियों की संख्या किन्हीं की 30 है और किन्हीं की 36 है। तो 6 से जो आपके शिव हैं वो 36 माने हैं, आपके जो एक और हैं वो 36 माने हैं, फिर आपके भरत हैं वो 30 माने हैं, और आपके हनुमत जो हैं वो भी 30 माने हैं रागिनी, ठीक है? लेकिन सबों ने राग कितने माने हैं? 6 ही माने हैं राग रागनी पद्धति में, ठीक है? चलिए, अब क्लियर हो गया? बिल्कुल ऐसे ही क्लियर करते चलना है, प्रश्न ऐसे ही आएँगे, और प्रश्न जो है बिल्कुल यही सब से बनेगा आपका। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 6 में, इनमें से एक राग औडव जाति का है। तो दोस्तों, औडव जाति का जो राग है उसको हमें बताना है कि औडव जाति का राग कौन-सा है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों दे रहा है राग विभास जो है वो औडव जाति का राग है, और राग देशकर के ऋषभ और धैवत कोमल कर देने से क्या बन जाता है? राग विभास बन जाता है। देखिए, आपसे प्रश्न अगर बने कि राग देशकर के ऋषभ और धैवत कोमल कर देने से कौन सा राग बनता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राग विभास बनता है। दोस्तों, मेरे बोलने पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से बोल ही रहा हूँ कि आपके माइंड तक मैं सीधा ये पहुँचा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, बोलने पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो उस पे भी थोड़ा-सा आप ध्यान दे दीजिए। तो चलिए, विभास जो है दोस्तों, राग विभास वो कैसी है? गंभीर प्रकृति की राग है, और यह भक्ति रस बंदिशों के लिए अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से एक राग औडव जाति का है, तो ये राग विभास जो है हमारा वो क्या है? कौन सी जाति का है? औडव जाति का है। इसमें कितने स्वर लगते हैं? इसमें 5 स्वर लगते हैं, ठीक है? 5 स्वर लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक्स्ट्रा प्रश्न जो भी बनेगा वो आपका बनाते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का जो है, इनमें से कौन पूर्वी थाट का राग है? तो पूर्वी थाट का राग पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जोंग है, कल्याण है, पुरिया कल्याण है, उसके बाद पुरिया धनाश्री है। तो देखिए, यहाँ पे आंसर इसका क्या दे रहा है? आंसर तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ठीक है? लेकिन अब आइए इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या कह रहा है कि आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया, ठीक है? हटा दिया तो हम भी हटा देते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जिसका आंसर जो है वो क्लियर नहीं रहे ऑप्शन के हिसाब से, तो उसको आगे बढ़ा के चलते हैं। लेकिन अगर ये आपको जो है, इनमें से कौन सा पूर्वी थाट का राग है, यह जो है जिसका भी आंसर नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में ये सब का आंसर लाऊंगा, और पूर्वी थाट का राग जितना भी है आपको सारा का सारा हम क्लियर करवा देंगे, ठीक? चलिए, इसमें से एक विषम मात्रा की ताल है। देखिए, इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है, तो विषम मात्रा की ताल चुनना है। तो विषम मात्रा में कितने ताल होते हैं? देखिए, आपके दादरा में कितने ताल होते हैं? आपके 3 ताल में कितने ताल होते हैं? और 4 ताल में कितने ताल होते हैं? और रूपक में कितने ताल होते हैं? तो रूपक जो है इसमें आपके, देखिए, आपके दादरा की बात करें, ठीक है? आपके दादरा की बात करें तो दादरा जो है कितने मात्रों का ताल है? दादरा 6 मात्रा का ताल है, ठीक है? दादरा कितने मात्रों का ताल है?
दादरा के जो मात्रा होते हैं 6 मात्रा है, और रूपक ताल 7 मात्रा है, 7 मात्रा है, कहरवा ताल 8 मात्रा है, और देखिए 3 ताल दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, 3 ताल में 16 मात्रा होते हैं। कितने मात्रा होते हैं 3 ताल में? 16 मात्रा। और 4 ताल में कितने होते हैं? 12 मात्रा। ठीक है, और इसमें दादरा में हमारा 6 मात्रा। तो देखिए 6 मात्रा, 16 मात्रा और 12 मात्रा, ये सब क्या है? सम है। लेकिन विषम इसमें से कौन है? 7 वाला, यानी कि रूपक जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मात्रा डिसाइड करके उसके बाद फिर इसका जवाब दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? तो श्रुतियों के बारे में बताना है। तो श्रुतियां हमारी दोस्तों बहुत बार मैं रटाया हूं कि श्रुतियां जो है कितनी है? 22 है। 22 श्रुतियां हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में, और इस संगीत का जो है अभिन्न अंग है कौन? श्रुति जो है, श्रुति जो है अभिन्न अंग है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 22 श्रुति देखने को मिलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, मींड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? तो पाश्चात्य संगीत में मींड को हम स्लर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लर। इसको बोलते हैं स्लर। ठीक है, स्लर का अर्थ होता है घर्षण या घसीटा। आपको प्रश्न बन सकता है कि मींड का अर्थ क्या होता है? तो मींड का अर्थ होता है मींड लगाना, या मींड मतलब कि होता है घर्षण या घसीटा। मींड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए घर से यहाँ सा, किसी दो स्वरों को अटूट बोलना क्या कहलाता है? मींड कहलाता है। जैसे आपका देखिए सा और यहाँ पे म है, ठीक है, तो यहाँ से सा को बिना तोड़े हुए एक साथ बोल देना, साम साम। तो इस तरह से ये क्या होता है, इसमें हम मान लीजिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं? मींड लगा रहे हैं। तो मींड को पाश्चात्य संगीत में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लर। ठीक है, स्लर। चलिए अब अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात में कितने राग बताए गए हैं? तो संगीत पारिजात के लेखक जो है कौन है दोस्तों? पंडित अहोबल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है। चलिए देख लीजिए, लिखा हुआ है, देख लीजिए। पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात को लिखा था कब? 1650 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें जो है क्वेश्चन के हिसाब से कितने राग बताए गए हैं? तो रागों की संख्या कितनी है? 122 है। ठीक है, रागों की संख्या कितनी है? 122। टोटल 122 राग बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 122 राग है, पंडित अहोबल जी ने लिखा था, और उसमें और उसको 1650 ईस्वी में लिखे थे। तो ये सब याद रखना है, छोटी छोटी बातों को। अगला देखिए कि 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली होती है? तो 3 ताल में 5वीं मात्रा पे दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है कि यहाँ पे 2 दे रखा है कि 3 ताल में 5वीं मात्रा पर क्या दे रखा है? 2 ताली दे रखा है। ठीक है, 2 ताली दूसरी ताली होती है। इसको तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पढ़े हुए थोड़ा सा कुछ दिन हो गया है, तो थोड़ा सा रिव्यू माइंड से कभी कभार निकल जाता है ये सब। बाकी यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो 2 तो ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यह प्रश्न है कि यह राग बिलावल थाट का है। तो बिलावल थाट का देखिए दोस्तों राग बताना है। तो बिलावल थाट का राग आपको आंख बंद करके शंकरा पे लगा देना है। ठीक है, बिलावल थाट का राग कौन है? तो ये आपका शंकरा हो जाएगा। शंकरा की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो उत्साहपूर्ण होती है, स्पष्ट तथा प्रखर। आपसे अगर पूछे कि उत्साहपूर्ण, स्पष्ट तथा प्रखर प्रकृति की राग कौन है, तो इस तरह से भी पूछ दिया जा सकता है। तो आपको क्या बताना है? शंकरा बताना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 14 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों। ज़्यादा समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो है बहुत नज़दीक है, और एग्जाम को देखते हुए हम लोग को तैयारी भी करनी है, और बहुत सारी तैयारियां चल भी रही है और बहुत सारी तैयारियां बाकी भी है। तो ऐसा कुछ देखते हुए लेकिन अपनी टारगेट को लेकर ही चलना है। मान के चलिए कि स्टेट का एग्जाम भी मार्च के अंत में जो है अंत होते होते, यानी कि होली के बाद माने, या फिर कुछ दिन पहले। पहले की तो संभावना वैसे कम लग रही है, लेकिन होली के कुछ दिन बाद हो सकता है एग्जाम हो जाए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। पस्तो ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो पस्तो ताल में कितनी मात्रा होती है? तो पस्तो ताल में दोस्तों कितनी मात्रा? 7 मात्रा बताया जा रहा है कि पस्तो ताल में 7 मात्रा होती है। ठीक है, 7 मात्रा। संगीत में ताल के प्रमुख स्थान है, ये तो आपको पता ही है। और ताल के कितने प्राण होते हैं? ताल के 10 प्राण होते हैं, याद रखना है। एक्स्ट्रा प्रश्न है ये सब। ताल के कितने प्राण? तो ताल के 10 प्राण होते हैं। अगला आइए प्रश्न है कि गत गत कितने प्रकार के होते हैं? तो गत जो है हमारा कितने प्रकार का होता है? गत जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गत होते हैं? पहला आपका मसीत खानी,
पहला आपका मसीद खानी और दूसरा है आपका रज़ा खानी। ठीक है, दूसरा है आपका रज़ा खानी। मसीद खानी जो है ये विलंबित है, विलंबित लय में होता है, और रज़ा खानी आपके द्रुत लय में होता है। रज़ा खानी आपके द्रुत लय में होता है। ठीक है, रज़ा खानी द्रुत लय और मसीद खानी विलंबित लय। दोस्तों आपका प्रश्न जो है, मान लीजिए कि थोड़ा सा समय एक प्रश्न पे लग रहा है, लेकिन एक प्रश्न के साथ आपका 3 प्रश्न का, मान लीजिए कम से कम तो 3 प्रश्न का रिवीजन जो है वो साथ में चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि 2 मात्रा में 3 मात्रा को कहने या लिखने को क्या कहते हैं? तो 2 में 3, अगर जब हम 2 में 3 लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? 2 में 3, तो 2 में 3 तो उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? आड़, यानी आड़ी लय, यानी 2 में 3, यानी आपको ये देखना है 2 में 3, 2 में 3, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा लय? ये आपका हो जाएगा आड़, यानी कि इसको बोलते हैं 2 में 3, यानी इसको क्या बोलते हैं? डेढ़ गुण, 1.5 आ जाएगा ये, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5, डेढ़ गुण। थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ भी ध्यान लगा के देखना है। और देखिए यहाँ पे आपको जो दिखा जा रहा है कि 4/5 को क्या बोलते हैं? कुआड़ी लय, और उसके बाद फिर बियाड़ी लय को बोलते हैं पौने 2 गुण। यानी कि आपका जो डेढ़ गुण हुआ, डेढ़ गुण यानी कि 3/2, 3/2, और आपका फिर उसके बाद फिर आता है सवा गुण, यानी कि 5/4। ठीक है, उसके बाद आता है पौने 2 गुण। पौने 2 आपको नहीं पता कि हम कितना लिखें पौने 2 में, तो आप इस तरह से अब देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं। पौने 2 को कितना लिखते हैं? 1.75। अब यहाँ पे इधर लाइए, पॉइंट हटाइए, आप डबल जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसको काट के दोस्तों आपको जो आएगा वही आपका आप लिख सकते हैं, जो भी आए, यानी ये 1/2 तो नहीं, जो भी आए आप इसको कर सकते हैं, और वो बियाड़ी लय में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से 4/5 लिखा गया उसी तरह से वो भी आपका बियाड़ी लय निकाल लीजिएगा। चलिए अब देखिए दिल्ली बाज क्या कहलाता है। तो दिल्ली बाज के बारे में बात किया जा रहा है कि दिल्ली बाज क्या कहलाता है। तो दिल्ली बाज किनार का बाज कहलाता है। ठीक है, दिल्ली बाज जो है किनार का बाज कहलाता है। इसमें क्या होता है? उंगलियों से, ठीक है, उंगलियों से जो है किनार के बाज, किनारे में इसको बजाने की एक जो कला है वहाँ की, वो प्रसिद्ध कला है, इसलिए दिल्ली बाज जो है किनार बाज है, किनार का बाज है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक अवनद वाद्य की श्रेणी में है। तो देखिए अवनद, अवनद वाद्य चुनना है। पियानो हमारा क्या है? मृदंग क्या है? नल तरंग क्या है? गिटार क्या है? ये नल तरंग नहीं, यहाँ पे जल तरंग होगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा अवनद हमारा, वो हो जाएगा आपका मृदंग हो जाएगा। ठीक है, पियानो सुशीर वाद्य, पियानो क्या है? पियानो आपको उसी में इलेक्ट्रॉनिक पियानो मान लीजिए कि है, या फिर ये एक तरह से हारमोनियम टाइप का ही मान लीजिए। इसका जो है क्या होगा, ये सुशीर में आएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए ये जल तरंग आपका क्या है? घन घन वाद्य है, और ये गिटार जो है आपका, ये क्या है? तत्व वाद्य है। तो अवनद कौन है? अवनद हमारा हो गया अवनद मृदंग। सही जवाब मृदंग। चलिए ये देखिए यहाँ पे आपका 19 नंबर का जो प्रश्न है, क्या कह रहा है कि बाहार का समप्रवृत्ति राग कौन है। तो बाहार का जो समप्रवृत्ति राग है वो आपका हो जाएगा मियाँ मल्हार। ठीक है, बाहार का समप्रवृत्ति राग कौन सा हो जाएगा? वो आपका मियाँ मल्हार हो जाएगा। यानी कि आपको इस तरह से याद रखिए, बहार है आपके जीवन में तो काफ़ी है, ये काफ़ी थाट से उत्पन्न हुआ है, काफ़ी थाट से उत्पन्न हुआ है। बहार है आपके जीवन में तो काफ़ी है। ठीक है, और इसमें जो है 6-6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। 6 स्वर आपके आरोह में और 6 स्वर आपके अवरोह में। तो इस तरह से इसको जो है हम साड़व साड़व जाति के अंतर्गत रखते हैं, और इसके गाने का जो समय है वो रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। ठीक है, रात्रि के दूसरे प्रहर में माना जाता है इसका गाने का समय। तो ठीक है, चलिए चलिए अब जो प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का। यह जो प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है कि इसमें से काफी थाट का जो राग है वो कौन है। तो काफी थाट का कौन सा राग है, इसमें काफी थाट का राग बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमपलासी। काफी थाट का राग कौन सा हो जाएगा? भीमपलासी। और भीमपलासी जो है वो दीन के रागों में अति मधुर और कर्णप्रिय राग है। दीन के रागों में इसका जाति की अगर बात करें तो इसकी जाति औडव संपूर्ण है। किसकी? राग भीमपलासी की जो जाति है वो औडव और संपूर्ण है। यानी कि अवरोह, आप औडव संपूर्ण कहने का मतलब औडव 5 और संपूर्ण 7, यानी कि 5 स्वर आरोह और अवरोह में इस तरह से प्रयोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन ध्वनि का गुण नहीं है। तो ध्वनि का गुण बताना है कि ध्वनि का गुण कौन सा नहीं है। तो उसकी सही जवाब क्या हो जाएगी? आर्द्रता। ये ध्वनि का गुण नहीं है।
तो ध्वनि का गुण ये नहीं है कौन सा, आर्द्रता, क्योंकि आर्द्रता जो है ये आपके मौसम में यानी कि ये वायुमंडल से संबंधित ये बातें हैं, तो ये इसमें नहीं है। चलिए अब बताना है कि कहरवा ताल में कितनी ताली होती है। कहरवा ताल में कितनी ताली होती है? कहरवा ताल में अगर मात्रा की बात करें तो आपके दादरा 6, रूपक 7, कहरवा ताल में 8 मात्रा होता है। कहरवा ताल में कितना मात्रा? 8 मात्रा। लेकिन इसकी ताली की बात करें तो इसकी जो कहरवा ताल में कितनी ताली होती है, तो ताली इसकी हो जाएगी आपकी कहरवा ताल में 4। इसका जो व्याख्या दे रहा है आप देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, यानी कि 4, जैसा कि मैंने कहा कि 4 जो है आपकी 4 ताली होती है। थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे। यह जो है भारतीय ताल है और जिसमें 8 मात्राएं होती है, जैसा कि हम बताए, जो 4-4 मात्राओं के 2 विभागों में बटा होता है। और इसमें कितनी, कहरवा ताल में 4 ताली होती है। कितनी होती है? 4 ताली। तो आपका यहाँ पे प्रश्न क्लियर करवा दिए, कितनी ताली? 4 ताली। चलिए अब आइए अगला प्रश्न की तरफ। जौनपुरी किस थाट का राग है? तो जौनपुरी किस थाट का राग है? तो जौनपुरी कहाँ, आसावरी कहाँ रहती थी? जौनपुर में। तो याद रखना है आसावरी जो है इसका जौनपुर से संबंध है। आसावरी कहाँ रहती थी? जौनपुर में रहती थी, तो जौनपुर से इसका हो जाएगा संबंध। तो इसी में आपको थाट और राग क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये तो ये आपका आश्रय राग हो जाएगा आसावरी, आसावरी के नाम से। लेकिन यहाँ पे इसी राग जो है, इसी से जो उत्पन्न राग है वो जौनपुरी है। तो जौनपुरी किस थाट का हो गया? आसावरी का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। किस वर्ष संगीत पारिजात लिखा गया? तो संगीत पारिजात लिखने का वर्ष बताना है। तो संगीत पारिजात ये कब लिखा गया? 1650 ईस्वी में। संगीत पारिजात कब लिखा गया? लगभग 1650 ईस्वी में। यह जो है उसी 1650 की जो है बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ रही थी। और दोस्तों इसको 1724 में दीनानाथ द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। दीनानाथ द्वारा, अगर पूछा जाए कि संगीत पारिजात को किसके द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित किया गया, तो आपको बताना है दीनानाथ द्वारा। ठीक है, प्रश्न इतना डीपली तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयारी डीपली हम उस लेवल की करवा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग याद रखें। देखिए अब क्या है यहाँ पे, यति। यति के कितने प्रकार होते हैं? यति मीन्स 3, तो 4 छोड़ के इसको 5 प्रकार मानना है। यति मीन्स ती, तो 3, 4 छोड़ देना है और 5 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगा देते हैं, कोई बात नहीं है। तो यति के कितने प्रकार? 5 प्रकार। ठीक है, संगीत में जो है यति के 5 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, आगे आइए अब। सितार में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है? तो सितार मतलब सितार, सितार में कितने तार? 7 तार। सितार तो 7। ठीक है, और आपके अगर तानपुरा बोले, तानपुरा में 4। तो सितार में तारों की संख्या कितनी? 7 होती है। और इसमें इसका जो है ये किसका, अगर पूछे सितार किसका मिश्रण है, तो आपको याद रखना है ईरानी तंबूरा का और सितार वीणा का मिश्रण है। यानी कि सितार वीणा और ईरानी तंबूरा को जोड़कर ही बनाया गया है सितार। इसको जोड़कर ही सितार बनाया गया है। तो बिल्कुल क्लियर। अगला प्रश्न है क्या कि भातखंडे का पूरा नाम? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। भातखंडे का पूरा नाम क्या है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, इनका पूरा नाम विष्णु नारायण भातखंडे है और ये बम्बई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, इनसे जुड़े प्रश्न जो है हम करवा चुके हैं। आप मुझे फटाफट कमेंट कीजिए कि कब हुआ था विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म जो है वो कब हुआ था। ठीक है, 1800 कितना, केवल आपको यही लिखना है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि डोमिनेंट कोड कौन सा है? डोमिनेंट कोड, तो डोमिनेंट कोड जो है आपका पनीरे, यानी पनीरे जो है वो आपके डोमिनेंट कोड के नाम से जाना जाता है। पनी और रे डोमिनेंट कोड है। ठीक है, याद रखना है डोमिनेंट कोड पनीरे जो है वो क्या है? डोमिनेंट कोड है। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। 26 मिनट हो चुका है। वैसे अब प्रश्न भी अच्छा खासा अभी तक करवा दिए हैं, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत बढ़िया से समझाकर। अगला प्रश्न है कि तबला किस वर्ग विशेष का वाद्य है? तबला जो है किस वर्ग का वाद्य है? तो तबला में क्या लगा हुआ होता है? आपका चमड़ा लगा हुआ, तो चमड़ा वाले क्या होता है? अवनद में आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवनद वाद्य। 4 नंबर का सही जवाब अवनद। अब आगे देखिए कि उस्ताद अल्लाह रखा के गुरु कौन थे? देखिए
अल्लाह रखा जो थे वो उनके गुरु का नाम क्या था? अल्लाह रखा के गुरु जो थे वो आपके थे गुरु। इसमें जो सही जवाब होगा कादिर बख्श। देखिए अब यहाँ देखिए अल्लाह रखा के गुरु कादिर बख्श थे। उस्ताद अल्लाह रखा एक लोकप्रिय तबला वादक थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान रखते थे। और सितार वादक जो रविशंकर थे उन्हें लगातार सगतकार रहे हैं, यानी कि वो उसको सिखाते भी रहे हैं। कौन? अल्लाह रखा, यानी पंडित रविशंकर को सिखाते भी रहे हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का वैसे नाम क्या था? आप मुझे कमेंट कीजिए फटाफट। आप नाम लेने से तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए तो थोड़ा-सा हम देखना चाहते हैं कि कौन से कितने जानते हैं और कितने किनकी नॉलेज है। तो चलिए फटाफट कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से आप लोग जो है याद रहता है कमेंट करने से, और कमेंट करने से बिल्कुल जो मेमोरी में जो सेट होगी वो ज़्यादा दिन तक चलेगी, और रेगुलर आपको इस तरह से प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा चलती रहेगी, ताकि आज आप पढ़ रहे हैं तो कल इस चीज़ को आप पढ़ा भी पाएँगे। ठीक है? तो चलिए प्रश्न आगे क्या बन रहा है कि पंडित किशन महाराज कौन-सा वाद्य बजाते थे? देखिए, किशन महाराज का संबंध पूछे तो डायरेक्ट कुछ नहीं, तबला। तबला बजाते थे। किशन महाराज एक प्रसिद्ध क्या थे? तबला वादक थे। इनका जन्म जो था काशी के कबीर चौरा मोहल्ले में 1923 में हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के रात में किशन महाराज का जन्म, यानी किशन तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में हुआ, उसी दिन हुआ था, 1923 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों जरा सा ये क्लियर कीजिए, कहीं-कहीं जो है 1922 ईस्वी देता है इनका जन्म। किशन महाराज का जो जन्म देता है वो 1922 देता है, लेकिन यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, तो थोड़ा-सा इसको क्लियर कर लेने की ज़रूरत है। बाकी और आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। आगे हमारे हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगला जो प्रश्न है वो कि रागों में कम से कम कितने स्वरों की आवश्यकता होती है? जैसा कि आप लोग कमेंट्स किए थे, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे आप लोग को कि सर ऑब्जेक्टिव करवाइए, तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तरफ ही हम आ गए हैं, और आपको सारा जो है मुख्य ऑब्जेक्टिव जो भी सेट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग का हो सकता है एग्ज़ाम से पहले तक हम करवा दे सकते हैं। और आपके लिए कुछ मटेरियल भी बनाएँगे, और वो भी आपको मटेरियल जो है आपको दे दिया जाएगा, एग्ज़ाम से पहले आपको मटेरियल भी देंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइए। और दोस्तों आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे आपका नंबर चाहिए, तो नंबर के लिए आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? हर कुछ जब मैं आपसे करवा ही रहा हूँ, थ्योरी करवा ही रहा हूँ, आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव करवा ही रहा हूँ, तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको नंबर चाहिए। नंबर लेकर क्या करेंगे? जो भी आप कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स हम पढ़ ही रहे हैं, आपका रिप्लाई भी देते हैं और पीडीएफ भी दे रहे हैं आपको। टेलीग्राम पे हम पीडीएफ वगैरह भी भेज दे रहे हैं, तो फिर इसके लिए परेशानी की क्या दिक्कत है? आप टेलीग्राम भी जॉइन कर लीजिए, जीना नॉलेज के नाम से सर्च करके, तो आप जॉइन कीजिए, वहाँ पे आपको जो है इसका ये सब जितना भी आपको पूरा सेट करवा देंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी और सुविधा होती है, और जो है आपके माइंड तक वो सीधे पहुँच पाता है, और ज़्यादा दिन तक वो सेफ रहता है। ठीक है? चलिए खैर बातें तो ये सब चलती रहेगी। अगला प्रश्न है रागों में कम से कम कितने स्वरों का आवश्यक है होना? तो कितने स्वर? कम से कम तो दोस्तों 5 स्वर लगने चाहिए, और अधिक से अधिक कितने? 7 स्वर। अधिक से अधिक 7 स्वर, और कम से कम जो है वो 5 स्वर लगने लगने चाहिए, क्योंकि ये राग का नियम है, और इसका नियम यही कहता है। ठीक है? और सा जो स्वर होता है, एक सा जो स्वर होता है हमारा षडज, वो किसी भी राग में वर्जित नहीं माना जाता है। और एक और क्या नियम है? म और प, ये दोनों स्वर में से कोई एक का होना अनिवार्य है। ये दोनों वर्जित नहीं होते हैं किसी भी राग में। क्लियर? तो ये सब लक्षण हैं इसके। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से खुले बोल की कौन-सी ताल है? तो खुले बोल की ताल के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका मत ताल है। मत ताल जो है ये खुले बोल की ताल है। मत ताल में कितने मात्रा होते हैं? 18 मात्रा। मत ताल बोल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, इस ताल में 18 मात्रा होते हैं, और इसके विभाग की बात करें तो मत ताल में 9 विभाग होते हैं। ठीक है? कितने विभाग? 9 विभाग होते हैं, और मात्राएँ 18 मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएँ होती है? तो फरोदस्त ताल में जो है दोस्तों थोड़ा-सा मिस हुआ था एक बार, मुझे याद है कि उसमें 10 हम बता दिए थे गलती से, लेकिन फरोदस्त ताल में 14 मात्राएँ होती है, ये तो आप क्लियर रखिएगा। फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएँ? 14 मात्राएँ, ठीक है? फरोदस्त ताल की बात पूछे तो 14 मात्राएँ याद रखना है, और इसमें जो है दोस्तों इसकी संगत जो है वो गौरी कान्हड़ा और पूर्वी के मेल से बना हुआ है, और 14 मात्राओं का एक ये ताल है जिसमें 5 आघात है और 2 खाली है, ठीक है? 2 खाली है, अगर बात करें खाली की तो 2 खाली और 5 आघात इसमें है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है कि स्वामी
पागलदास, वो उनका जो पूरा जो नाम था वो क्या था? यानी पखावज वादक। यानी देखिए आपको ऐसे प्रश्न भी पूछता है, ठीक है? पागलदास क्या बजाते थे? तो पागलदास क्या बजाते थे? पखावज बजाते थे। और पागलदास का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम रामशंकर दास था। पागलदास का मूल नाम क्या था? रामशंकर दास था, याद रखिएगा। वो पखावज बजाते थे। चलिए अब अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है कि सा प कौन से स्वर हैं? तो सा और प जो है ये क्यों कौन से स्वर हैं आपके? ये अचल स्वर हैं, ठीक है? सा और प जो है अचल स्वर हैं और बाकी जो है यहाँ पे आपका वो क्या है? आपका वो इसको छोड़ के वो आपके चल स्वर हैं, क्योंकि वो चलते हैं उसके दो दो रूप होते हैं। कोई कोमल होता है तो किसी का तीव्र भी होता है, तो इसीलिए वो सब जो है चल कहलाया। और ये आपका सा और प जो है ये अचल कहलाया। इसके कोई रूप नहीं होते हैं, ये अपने सिंगल सिंगल ही रहते हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, ये झप ताल के विभाग हैं। झप ताल में सबसे पहले मात्रा ये कितनी होती है? तो मात्रा 10 होता है इसमें। झप ताल का मात्रा कितना होता है? 10 होता है। तो इसका विभाग जो होता है वो आपका होता है 2 3 2 3 2 3 2 3, ठीक है? तो ये आपके विभाग हो गए कितने? 2 3 5 2 3 5, तो 5 5 10 मात्रा की ये ताल होती है आपकी झप ताल, ठीक है? झप ताल कितनी मात्रा? 10 मात्रा। अगला प्रश्न है कि रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है? देखिए रुद्र ताल में आपके 11 मात्राएं होती है। तो आपका ये रुद्र ताल है जो आपके 11 मात्रा का ताल है, और इसमें आपको क्या यह मृदंग का एक ताल है, ठीक है? मृदंग के साथ इसकी जो है संगत वो ज़्यादा की जाती है, किसकी? रुद्र ताल की, ठीक है? इसमें 11 मात्राएं होती है, मृदंग का ताल है जिसमें 16 मात्राएं होती है और इसमें 11 आघात मात्राएं और 5 खाली मात्राएं होती है, ठीक है? ये अलग बात यहाँ पे लिख दिया है, इसको हमें बताना नहीं चाहिए था, लेकिन ये 16 मात्रा की ताल जो होती है वो कौन सी होती है? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। रुद्र ताल बस 11 मात्रा की होती है ताल। इसमें जो है मात्रा और विभाग जो है दोनों बराबर होते हैं। यानी अगर विभाग भी पूछे, विभाग, तो कितना विभाग आपका? तो रुद्र ताल का 11 विभाग होता है और 11 मात्रा भी होता है। तो बराबर ये विभाग और ताल बराबर जो होता है, वो अगर वो मात्रा पूछे तो रुद्र ताल लगाना है। समान मात्रा और समान विभाग, ओके? चलिए, समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और यह भी कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगता हो समझने में तो भी कमेंट कीजिए कि हाँ अच्छा से मैं समझा पाता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस तरह से जो है सब लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब क्या है? ये सब मोटिवेशन बढ़ाते हैं। तो बस ये सब मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। कुछ अगर मिस हो तो आप सजेस्ट किया कीजिए, ये क्योंकि आपको करना है बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए है और आपके लिए ही पढ़ाया जा रहा है, और आप जो है सफल हो, बस यही हमारी सोच है और यही हमारी कामना रहती है भी आप लोगों के लिए। आगे देखिए, ताल में क्रिया के कितने प्राण होते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ताल में क्रिया के कितने प्राण? तो 2 प्राण होते हैं, ठीक है? ताल में क्रिया के 2 प्राण होते हैं। एक सशब्द होता है, एक सशब्द जो कि बोलकर सशब्द, और दूसरा होता है निशब्द जो कि केवल निशब्द यानी कि केवल हाथ हिलाकर इशारा कर देते हैं, वो हो जाता है निशब्द, ठीक है? और एक शब्द होता है जो कि हम बोलकर करते हैं सशब्द में। तो 2 होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विष्णु दिगंबर पद्धति में सम का क्या स्थान है? तो सम को कैसे दिखाया जाता है? विष्णु दिगंबर में सम को ऐसे दिखाया जाता है, तो यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो है इसको हटा दिया गया था, क्योंकि ऑप्शन में ये सब दे दिया था, तो विभाग इसको क्या किया? इसको हटा दिया। ये प्रश्न को ही नहीं जोड़ा गया, ठीक है? तो ऐसे दिखाया जाता है ना, संख्या दिखाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कर्मा लोक नृत्य इस प्रदेश का है। देखिए कर्मा जो हमारा यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, कर्मा कहाँ-कहाँ का होता है? आपके कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उड़ीसा में होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा ये सब ज़्यादा, केवल उड़ीसा दिख रहा है, तो उड़ीसा हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। कर्मा तो उड़ीसा के लिए, और मध्य प्रदेश के लिए, और आपका छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ जो है आदिवासियाँ जो हैं, आदिवासी लोग, उन्हीं का जो प्रमुख जो नृत्य है वो कर्मा होता है, कर्मा पूजा। ठीक है, वैसे तो कुछ देखें तो बिहार में भी मनाया ही जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रमुख इन्हीं 3 स्टेटों के बारे में दिया गया है। चलिए 42 देखते हैं कि विकृत स्वर कितने होते हैं। विकृत स्वर की बात करें तो विकृत स्वर कितने होते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विकृत स्वर हमारे 5 होते हैं। तो कैसे विकृत जानते हैं हम लोग? क्योंकि आपको सा और प तो हम बता दिए कि ये अचल होते हैं, ये नहीं चलते हैं। चलते कौन-कौन हैं? देखिए रे आपका एक कोमल होता है, एक शुद्ध होता है, तो एक आपका हो गया रे। इस तरह से हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है? आपका विकृत तो रे, ग, ध,
ओहो! चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए विकृत स्वर कितने होते हैं? तो विकृत स्वर हमारे 5 होते हैं। आपको स्पष्ट लिखते हैं, देखिए सा, रे, फिर रे, ये कोमल हो जाएगा, ग कोमल, शुद्ध, ग, म तो कोमल होता नहीं है, म तीव्र होता है, म, प, प तो एक ही रहेगा, ध कोमल, ध, उसके बाद फिर नी, एक कोमल और नी, ठीक है। कुल स्वर हमारे कितने हो गए? काउंट कीजिए, कुल स्वर आप काउंट कीजिए कि कुल स्वर कितने हो गए? कुल स्वर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यही बोला जाता है कुल स्वर। और विकृत स्वर हमारे कौन कौन से हो गए? 5, जो कि ये रे वाला हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5। तो विकृत कौन-कौन हो गए? रे, ग, म, ध, नि। रे, ग, म, ध, नि। ठीक है? ये आपके विकृत में हो जाते हैं। तो कितने हो गए? 5। तो इस तरह से थोड़ा-सा आपको समय लिए थोड़ा-सा, लेकिन आपको बिल्कुल सेट करके दिखा दिए और बता दिए कि कैसे विकृत होता है। तो ठीक है, विकृत स्वर कितने हो गए? 5। ओके, क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है कि पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? पंडित अहोबल। तो अहोबल की जो पुस्तक है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उसका सही जवाब हो जाएगा, उसका जो आपको डिटेल्स दिखाने वाले हैं आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा अहोबल का संगीत पारिजात। ठीक है, क्या हो जाएगा? संगीत पारिजात की रचना 1650 ईस्वी में हुई, 1650 ईस्वी में हुई और अहोबल द्वारा लिखी गई है यह ग्रंथ। और अहोबल ने इस संगीत का सूक्ष्मदर्शी वर्णन जो है इसमें किया है। और अहोबल संगीत कला में निपुण थे, ठीक है। और द्रविड़ संगीत में निपुणता प्राप्त कर उन्हें उत्तर की ओर आए और उत्तरी संगीत की विधिवत जो है अध्ययन किया। संगीत पारिजात कब लिखा गया? 1650 ईस्वी में। बिल्कुल क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? देखिए भूपाली, राग भूपाली, तो भूपाली में कौन सा स्वर जो है वर्जित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा म और नी। भूपाली जो है वो मनी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। मनी, इसको पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए इसको। किसको? भूपाली को। भूपाली मनी एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि ये वर्जित स्वर इसमें कौन सा होता है? मनी। थोड़ा सा दोस्तों एक्स्ट्रा ट्रिक लगा दिए हैं इससे, इसके लिए कोई बात नहीं। अगर आप जैसे देख रहे हैं उसको देखिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। वर्जित स्वर इसमें कौन सा है? मनी है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का। देखिए धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? धमार ताल में क्या गाई जाती है? पक्की होरी जो होती है ना, पक्की होरी, वो आपकी धमार ताल में गाई जाती है, पक्की होरी, ठीक है। इसका जो मात्रा जो होता है धमार का, वो 14 मात्रा की ताल होती है, 14 मात्रा की ताल होती है। इसमें जो है 3 ताली और 1 खाली बजती है, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर। अब आगे बढ़िए, 47 नंबर है कि राग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो राग की उत्पत्ति सब लोग जानते हैं कि राग की उत्पत्ति जो है थाट के द्वारा ही होती है। थाट में ही शक्ति है कि वो क्या कर सकती है? वो राग उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। देखिए यह संस्कृत शब्द है। राग एक राग कैसा शब्द है? अगर पूछा जाए तो राग कैसा शब्द है? तो संस्कृत शब्द है। और इसकी उत्पत्ति जो है आपकी, इससे ले लेते हैं, थोड़ा-सा ये अच्छा लगता है। इसकी उत्पत्ति रंजू धातु से हुई है और जिसका अर्थ है रंजना, जिसका अर्थ है रंगना। महाभारत काल के इसके अर्थ प्रेम और स्नेह आदि अर्थों से भी हुआ है। और राग की उत्पत्ति जो है थाटों से मानी जाती है। इसी के आधार पर रागों का विभाजन भी किया जाता है। और हिंदुस्तानी संगीत में जो है 32 ठाट हैं। ये देखिए इसमें जो है, लेकिन आपका केवल प्रयोग जी आगे में लिख दिया है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट आगे लिख ही दिया है क्योंकि हम बताने जा रहे थे। देखिए 32 ठाट है किंतु केवल 10 थाट का प्रयोग होता है, ठीक है। केवल 10 थाट का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात है, आपसे अगर पूछे थाटों की संख्या तो 32 आपको नहीं बताना है। थाटों की संख्या तो आपको 10 ही रखना है, ठीक है। जब ऑप्शन में 10 नहीं दिखे, 32 दिखे आपको, तो समझ जाइए कि आपसे यही वाला पूछना चाह रहा है, तब आपको 32 लगाना है, ठीक है। क्लियर? जैसा आपके आप समझ रहे हैं तो हो गया आपका क्लियर। और देखिए कर्नाटक संगीत में कितने हैं? आपके 72 थाट हैं। यह 72 थाट नहीं, उसको बोलते हैं
मेल, 72 मेल। और इसकी रचना कौन किए थे? रचना किए थे आपके वेंकटमुखी। ठीक है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा प्रश्न जो है वो आपको बिल्कुल हम करवाते ही चल रहे हैं, कहीं से छोड़ेंगे नहीं, कहीं से आपको रुकने नहीं देंगे, थकने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। चलिए अब आगे देखिए। नीरे रे रेसा नीरे गम ध ध म ग रे रेसा, यह जो स्वर समूह जो आप देखे हैं वो किस राग का है, पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, ये तो भाई ये तो हमको भी नहीं पता है कि ये कौन सा है, और ऑप्शन में भी यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों देखिए, अगर आप लोग को पता है कि ये किसका है स्वर समूह, तो आप फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि ताकि जो लोग भाई मेरे देख रहे हैं उनको भी ये जानकारी हासिल हो जाए और मैं भी इसको देख लूँगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल तरंग किस वर्ग विशेष का वाद्य है? देखिए जैसा कि हम ऊपर आपको बता ही चुके हैं कि जल तरंग जो है वो क्या है आपका घन। ठीक है, इसमें देखिए जल तरंग कैसा होता है, बहुत सारे आप लोग सोचते होंगे कि जल तरंग कैसा होता है। इसमें देखिए पानी से भरे सिरमोनिक या धातु के कटोरे होते हैं, ठीक है, और कटोरों के प्रत्येक हाथ में एक बीट, और बीट के किनारे मारकर जो है मारकर बजाया जाता है, वही होता है आपका जल तरंग, जिसको कि जल तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो जल तरंग कैसा होता है आपका घनवाद होता है, घनवाद, क्योंकि धातु के कटोरा होता है। अगला प्रश्न है कि बांसुरी को किस वर्ग में रखा जाता है? तो बांसुरी जो है हम फूंक कर बजाते हैं, तो फूंक कर बजाते हैं, तो ये हमारे किस वर्ग में आएगा? ये सुशीर वर्ग में आएगा। ठीक है, बांसुरी जो है एक सुशीर वर्ग का वाद्य है, जिसको कि हम फूंक कर बजाते हैं, जैसे कि इसमें आपके शहनाई और हारमोनियम वगैरह को भी शामिल कर लिया गया है, और भी है, शंख हैं आपके, उसके बाद फिर ये सब बहुत सारे जो ऐसे हैं जिसको फूँक कर बजाया जाता है, या तो हवा के माध्यम से फूँक कर बजे, या फिर जैसे शहनाई वगैरह है, तो ये सब कुछ इसी में शामिल हो गया है। चलिए अब आगे क्या पूछ रहा है कि किस ताल में एक ताली तथा एक खाली होती है? तो किस ताल में एक ताली और एक खाली? तो एक ताली और एक खाली वाली बात हो रही है, तो इसका आइए डेफिनेशन क्या दे रहा है कि आपके दादरा ताल में जो है, ये दादरा ताल में एक ताली तथा एक खाली होता है। दादरा में कितना होता है? एक ताली और एक खाली, और दादरा का मात्रा कितना होता है? 6 मात्रा दादरा का, 7 मात्रा रूपक का, 8 मात्रा कहरवा का, 10 मात्रा झप का। तो इस तरह से मात्रा वगैरह जो भी आप लोग सब कुछ याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मात्रा से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। देखते हैं कितना टाइम हुआ है, 44 मिनट का ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। चलिए आज आपको रहने ही देते हैं, 50 क्वेश्चन हो गए पूरे, और उसके बाद फिर आपको जो अगले जो सेट करवाएंगे उसमें बहुत ईजी वे में। तो बताइए मुझे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आपको किस तरह से समझाने का तरीका कैसा लगा, और आप कितना समझ पाए इसमें से। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, बेईमानी नहीं, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और आगे क्या कहना है? चलिए मिलते हैं फिर से अगले से 51वां नंबर प्रश्न के साथ मिलेंगे। ये आपका जो सही जवाब है इसमें से जो आप देख रहे हैं 51 का, चलिए इसमें से ऑप्शन आपके सामने मिला हुआ है, इसका सही जवाब आप कमेंट कीजिए। वर्ष वैसे तो मैं 51 नंबर आकर करवाने वाला हूँ ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।